Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 21 हल करेंगे जिसमें हिंदी शिक्षण के पूरे ही 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अधिकतर क्वेश्चन है रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण से कई दिनों से बनाता आया रहा हूँ और ये पेपर भी आपके इन्हीं पुस्तकों में से बनाया गया है। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही शानदार नए प्रश्न देखने को मिलेंगे अच्छे क्वालिटी वाले। तो प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ने है, सुनार, हरक और शत। देखिए 26 है आज, ठीक है, एक महीना भी नहीं बचा है, तो लास्ट में बिल्कुल भी मक्कारी नहीं कर सकते हो आप, बिल्कुल भी, ठीक है। तत्सम शब्द आप कहोगे कि सर तत्सम तद्भव तो हटा दिया गया है, लेकिन लेवल 2 में से ये टॉपिक नहीं हटा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने कई दिनों बाद शामिल किया है। देखिए तत्सम शब्द की बात की जा रही है तो ने है, सुनार और हरक, तीनों ही शब्द यहाँ पर क्या है? तद्भव है साथियों। लेकिन यहाँ पर जो शत शब्द है, शत का मतलब होता है 100, तो ये जो शत शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बालक तत्परता से सीखता है सूक्ष्म शिक्षण में, दल शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में और परंपरागत शिक्षण में। साथियों तत्परता के साथ बालक इनमें से किस शिक्षण या किस अनुदेशन में सीखता है? राइट आंसर है आपके प्रश्न संख्या 2 में, बालक तत्परता के साथ अभिकर्मित अनुदेशन में सीखता है। अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था? B.F. स्किनर के द्वारा अभिकर्मित अनुदेशन दिया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपके तीसरा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सरलता शब्द है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ पर ये सरलता एक जो शब्द दिया गया है इसके बारे में ही आपसे पूछा गया है कि भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो सही आंसर का चयन कर लीजिए, कौन सा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही रहेगा। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सरलता एक संज्ञा शब्द है जो कि संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। सरलता शब्द का निर्माण सरल शब्द से हुआ है। सरल शब्द एक विशेषण शब्द है, लेकिन जब इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? सरलता, और जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 है, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि आदि किस शिक्षण के अंतर्गत आते हैं? वाचन शिक्षण के अंतर्गत, कविता शिक्षण के अंतर्गत, लेखन शिक्षण के अंतर्गत या रचना शिक्षण के अंतर्गत? तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपके सामने हैं। कौन कौन सी है? एक तो अक्षर बोध विधि है, एक ध्वनि साम्य विधि है और एक भाषा शिक्षा पत्र विधि है। तो साथियों ये जो तीनों ही विधियाँ हैं ये वाचन शिक्षण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? वाचन शिक्षण या पठन शिक्षण के अंतर्गत ये चीज़ें चलती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आपके 5वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। कन्यादान शब्द का उपयुक्त विग्रह है। कन्या का दान, कन्या के लिए दान, कन्या को दिया जाने वाला दान और कन्या को दान। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 में कन्यादान का आपको समास विग्रह बताना है कि भाई कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा। तो देखो कन्यादान में कन्या के लिए दान नहीं होता है, ना ही कन्या को दान, ना ही कन्या को दिया जाने वाला दान, बल्कि कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान। संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। किसका है? संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता लाना, वाचन में गति लाना, द्रुत वाचन करना या वाचन में प्रभावशीलता। तो देखो द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति से, ठीक है। तो द्रुत पाठ जो करवाए जाते हैं शिक्षण के अंतर्गत, इसका जो उद्देश्य होता है वो रहेगा वाचन में गति। वाचन में गति लाने के लिए ही द्रुत पाठ का शिक्षण करवाया जाता है। स्पष्टता लाने के लिए, प्रभावशीलता लाने के लिए ये गलत है। द्रुत वाचन, भाई द्रुत वाचन तो उसका नाम ही है,
उसका उद्देश्य क्या है? वाचन में गति लाना। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है। पहला विकल्प है कुपुत्र, दूसरा है कुकर्म, तीसरा है कुलीन और चौथा है कुपथ। तो देखो, उपसर्ग की दृष्टि से आपको यहाँ पर भिन्न छांटना है कि भिन्न मतलब अलग, असंगत, असुमेलित भी आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो सबसे अलग है तीनों से। तो राइट आंसर है वो है कुलीन। कुलीन शब्द भिन्न क्यों है? क्योंकि कुपुत्र में कु उपसर्ग जुड़ा है, कु प्लस पुत्र, कुकर्म में कु प्लस कर्म और कुपथ में कु प्लस पथ। लेकिन साथियों, कुलीन में कु प्लस लीन नहीं होता है, कुल प्लस ईन। तो यहाँ पर इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है? एक भिन्न है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 8 को। देखो, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी बहुत ही बिजी टाइम है, फिर भी कोशिश करूँगा कि भाई आपके सवालों के मैं जवाब दे सकूँ। प्रश्न संख्या 8 है, माध्यम और विधा। माध्यम और विधा के प्रमुख तत्व है शिक्षण सामग्री के, पाठ योजना के, शिक्षण विधि के या खेल के। तो बताइए इनमें से जो माध्यम और विधा है ये किसके प्रमुख तत्व रहेंगे साथियों? प्रश्न संख्या 8 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 में जो माध्यम और विधा है ये शिक्षण सामग्री के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। माध्यम और विधा इसके अंतर्गत प्रकार, एक तरह से प्रकार है साथियों ये शिक्षण सामग्री के। जो शिक्षण सामग्रियों का वर्गीकरण होता है, जैसे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऐसे ही एक और वर्गीकरण होता है माध्यम और विधा। ये भी किसका वर्गीकरण है? शिक्षण सामग्री का ही वर्गीकरण है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपके 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, इनमें से किस विकल्प में अप्रत्यय से बना शब्द नहीं है? राघव, ममत्व, लाघव और वासुदेव। तो देखो, यहाँ पर 3 विकल्प तो ऐसे हैं जिनमें अप्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें अप्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें नहीं लगा है उसका चयन कीजिएगा। देखो, राघव का निर्माण हुआ है रघु प्लस एस है। रघु में अप्रत्यय लगने पर शब्द बनता है राघव। फिर वासुदेव जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है वसुदेव प्लस ए, बराबर शब्द क्या बन जाता है? वासुदेव। तो इसमें भी अप्रत्यय लगा हुआ है। जो लाघव शब्द है इसका निर्माण लघु प्लस ऐसा हुआ है साथियों, शब्द क्या बन जाता है? लाघव। तो चौथा, तीसरा और जो प्रथम विकल्प है इसमें तो अप्रत्यय जुड़े हुए हैं, लेकिन विकल्प नंबर 2 जो ममत्व है इसमें अप्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम और प्रश्नों के प्रकार। तो देखो, प्रश्न पत्र जब हम एक पेपर तैयार करते हैं, प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, तो उसके पहले हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना आवश्यक होता है। ब्लूप्रिंट आधार पत्रक भी जिसको कहते हैं, नील पत्र भी जिसको कहते हैं। साथियों, इसमें उद्देश्यों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से उद्देश्यों को इसमें शामिल करेंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है। सभी के अलग अलग अंकन भी होते हैं कि ज्ञानात्मक के इतने प्रश्न देंगे, भावात्मक के इतने, क्रियात्मक के इतने। साथ में उनके जो वस्तुनिष्ठ कितने क्वेश्चन रहेंगे, निबंधात्मक कितने क्वेश्चन रहेंगे, लघुतरात्मक कितने क्वेश्चन रहेंगे, अति लघुतरात्मक कितने क्वेश्चन रहेंगे, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। तो ये ब्लूप्रिंट होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन, अंधकार का पर्याय नहीं है। ठीक है, पर्याय मतलब पर्यायवाची की बात की जा रही है। तिमिर, तमस, कलरव और अंधेरा। तो बताइए इनमें से जो 4 विकल्प है इसमें कौन सा जो शब्द है वो अंधकार का पर्याय नहीं होगा साथियों? प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर देख लेते हैं। आपके तिमिर भी अंधकार का पर्याय है, तमस भी अंधकार का पर्याय है, अंधेरा भी अंधकार का पर्याय है। लेकिन जो कलरव शब्द है ये तो पक्षियों की ध्वनि एक प्रकार से कह सकते हैं, ये कोई अंधकार का पर्याय नहीं है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे मित्रों। तो 12वां क्वेश्चन है आपके, भाषा सभी विषयों के आरंभ में है, केंद्र में है,
प्रारंभ में है या पढ़ने में है? बताइए प्रश्न नंबर 12 में भाषा सभी विषयों के किसका विकल्प जो है, मतलब कौन सा जो विकल्प है आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में? तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए भाषा सभी विषयों के केंद्र में मानी जाती है। किसमें? केंद्र में, मध्यस्थ मतलब बीच में। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। आरंभ में, प्रारंभ में, पढ़ने में, ये आपके राइट आंसर नहीं है साथियों इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 13। ये देखिएगा, निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध विलोम देखना है। अथ का इति, जंगम का स्थावर, उन्मूलन का निमीलन और कोमल का कठोर। तो देखिए अथ का विलोम इति ही होता है, जंगम का विलोम स्थावर ही होता है, कोमल का विलोम कठोर ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है उन्मूलन का निमीलन, ये एक गलत विलोम युग्म है। क्यों है? क्योंकि उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। निमीलन तो साथियों किसका विलोम होता है? उन्मिलिन का। किसका होता है? उन्मिलिन का विलोम होता है निमीलिन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके 14वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली अपेक्षाकृत प्रभावी मानी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। तो देखो अपेक्षाकृत प्रभावी प्रणाली किसको मानेंगे हम? पाठ्यपुस्तक को नहीं मानेंगे, सूत्र को नहीं मानेंगे, निगमन और आगमन में से बेस्ट रहेगा आपके आगमन विधि। आगमन विधि को हम अपेक्षाकृत प्रभावी प्रणाली मानेंगे क्योंकि आगमन विधि में अध्यापक के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र उन उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण के नियम खुद निकालता है। तो साथियों इस प्रकार से आगमन विधि बेस्ट आपके आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है डाउट भी आपको हो। वर्णनातीत का अर्थ है जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन करने योग्य और जो वर्णन से परे हो। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर वर्णन करने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जिसका वर्णन किया जा सके वो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प, आपको कई जगह वर्णनातीत का अर्थ जिसका वर्णन न किया जा सके ये भी मिलेगा और जो वर्णन से परे हो ये भी मिलेगा। लेकिन साथियों इसका जो ऑथेंटिक आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा विकल्प, जो वर्णन से परे हो उसको ही वर्णनातीत कहते हैं। तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसको वर्णनातीत कहते हैं तो जिसका वर्णन न किया जा सके इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम अवर्णनीय कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? अवर्णनीय। हो सकता है आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही हो कि ये तो दोनों एक दूसरे के पर्यायी है, लेकिन साथियों ऐसी स्थिति में हमें चौथा ही विकल्प सही करना होगा। हो सकता है एग्जाम में दूसरा विकल्प भी सही मान ले, लेकिन हम चौथे विकल्प पे रहेंगे, ये तो डेफिनेटली आपका सही रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। तो आपके 16वां प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन व गोष्ठियां, विदेशी भाषा शिक्षण और अनुवाद शिक्षण। तो देखो द्विभाषी पद्धति के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा? अनुवाद शिक्षण में तो भाई किसी भाषा का अनुवाद कर रहे तो द्विभाषी हुई, विदेशी भाषा शिक्षण में भी अनुवाद करेंगे तो वो भी विदेशी भाषा शिक्षण में द्विभाषी हुई, सम्मेलन और गोष्ठियों में भी अनुवाद किया जा सकता है, इसलिए ये भी द्विभाषी पद्धति में आ जाएगा। लेकिन जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती है, प्राथमिक कक्षाओं में साथियों द्विभाषी पद्धति वर्जित मानी जाती है। ठीक है, जो मातृभाषा होती है उसी में बालक को पढ़ाना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इनमें से विशेषण पदबंध है। रमेश की पत्नी सुशील है, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, मैं तो मरता हुआ कबूतर भी नहीं देख सकता, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो बताइए इनमें से विशेषण पदबंध आपके कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 17 में सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, रमेश की पत्नी सुशील है। ये एक विशेषण पदबंध का उदाहरण रहेगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में, क्योंकि रमेश की पत्नी क्या है? सुशील है। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है रमेश की पत्नी की कि भाई वो सुशील है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर।
तो चलिए देख लेते हैं आपके 18वें क्वेश्चन को। ये देखिएगा साथियों, भाषा शिक्षण में सहायक है। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 है, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण और व्याकरणिक नियमों की जानकारी। देखो, जो भाषा शिक्षण होता है इसके अंतर्गत आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे हैं कि भाई चारों ही विकल्प भाषा शिक्षण में सहायक होते हैं। लेकिन साथियों, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सहायक की बात की जा रही है तो निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि निदानात्मक कार्य में हम भाषा शिक्षण की कमजोरियां देखते हैं और फिर उनका उपचार भी किया जाता है कि भाई बालकों की जो भाषा शिक्षण में कमजोरी है और फिर उनको दूर करने का कार्य। तो साथियों इस प्रकार भाषा शिक्षण अच्छा होगा, उन्नतशील होगा, इसलिए विकल्प नंबर 1 पर हम रहेंगे। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। हो सकता है इस क्वेश्चन पर आप सभी को डाउट हो, तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो, बाकी विकल्प नंबर 1 ही इसमें सही माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य। तो देखो, युगल जैसा कोई वाक्य नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, इसलिए ये सरल वाक्य भी नहीं होगा। अब मिश्र या संयुक्त में से किसे चुनोगे साथियों? तो ये जो वाक्य है यहाँ पर ना ही तो कोई अव्यय है, ना ही किसी से जुड़ा हुआ है, ना ही एक दूसरे पर आश्रित है, तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट आंसर है आपके संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 अलग अलग संयुक्त वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य। तो पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे मित्रों। तो आपके 20वां क्वेश्चन ये देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? अभ्यास पत्रक की, प्रश्न पत्र की, संचार माध्यम की और पाठ्य पुस्तक की। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर आपको बच्चों को हिंदी सिखाना है, तो हिंदी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका या फिर जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है उसको देखना है आपको। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र के माध्यम से तो हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इसलिए आपके फिर विकल्प नंबर कौन सा सही है? सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये देखिए प्रश्न नंबर 21 को, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया, नल खुला रहने से घर में पानी पानी हो गया, या गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर मुहावरा बताना है कि भाई सही रूप में किस विकल्प में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो साथियों आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, नल खुला रहने से घर में पानी पानी हो गया, गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। ये तीनों ही विकल्प मुहावरे की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि मुहावरे का सही प्रयोग दूसरे विकल्प में हुआ है, राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया। तो वो शर्म से पानी पानी हुआ है साथियों। पानी पानी का मतलब यूँ नहीं कि राम पानी बन गए, नहीं, सबके सामने नकल करते पकड़ा गया तो उसे इतनी लज्जा या शर्म हुई कि सबके सामने वो पानी पानी हो गया। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। तो आपके 22वां क्वेश्चन ये देखिएगा, टेली एजुकेशन के नाम से जाना जाता है सैनिक शिक्षा को, श्रुत लेखन अभ्यास को, व्याकरण अनुवाद को और दूरस्थ शिक्षा को। तो जो टेली एजुकेशन है उसका संबंध आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 में ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मित्रों 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, टेली एजुकेशन के नाम से दूरस्थ शिक्षा को जाना जाता है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी कारणवश पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में लगातार नहीं जा पाते हैं या महाविद्यालय में नहीं जा पाते हैं, या अन्य उनकी कोई मजबूरी हो, तो फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप घर बैठे ही शिक्षण कर सकते हो। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 22 में।
जैसे इग्नू की जो बीएड है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड वगैरह एमए होती है, तो साथियों ये सभी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। चौथा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे तो 23वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। तो साथियों इनमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द है उसका आपको चयन करना है। देखिएगा शुश्रूषा जो लिखा जाता है उसमें सा तो बाद में होता ही नहीं है, ना ही शा बाद में होता है, शे षटकोण वाला होता है। अब यहाँ पर या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है, लेकिन साथियों ये दूसरे विकल्प में ये देखिए शु में भी छोटे ऊ की मात्रा लग रही है और शुरू में भी छोटे ऊ की, और यहाँ पर श लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है। शुश्रूषा को में इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें श में छोटे ऊ की और श्रेय में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे तो आपके 24वां क्वेश्चन ये देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है कलात्मकता, दूसरा छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होना, तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित हो, और चौथा है भाषा का क्लिष्ट होना। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें कलात्मकता पाई जाती है, वो छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है, लेकिन भाषा का क्लिष्ट मतलब कठिन होना। तो साथियों ये कोई अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं माना जाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं तो 25वां क्वेश्चन देख लेंगे, आकाश पढ़ाई कर रहा था, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से भेद है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल। देखो आकाश पढ़ाई कर रहा था मतलब पहले की बात है, तो वर्तमान में ये नहीं आएगा। दो विकल्प बचे, सामान्य भूत या अपूर्ण भूत। तो साथियों पढ़ाई कर रहा था मतलब वो क्रिया चल रही थी और हमें ये पता नहीं है कि वो क्रिया पूरी हुई या नहीं, तो साथियों फिर वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। थर्ड विकल्प आपके 25 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर 26वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास करना, मानवीय संवेदना का विकास करना, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना और अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो जो भाषा शिक्षण का लक्ष्य है वो अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना तो नहीं होता है। मानवीय संवेदना अध्ययन अध्यापन इन दोनों से भी बेस्ट विकल्प है साथियों आपके सामने। भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है कि भाई बालक में भाषा की समझ उत्पन्न हो और वो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं साथियों तो 27वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। देखिए यहाँ पर 3 जो शब्द है वो तो भाववाचक संज्ञा के हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द देखने को मिलेगा जो कि भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा साथियों। तो उतरना, लड़ना और चतुर, इन तीनों में आई प्रत्यय लगने से चतुराई, लड़ाई और उतराई शब्द बना है। लेकिन मिठाई जो शब्द है, मिठाई एक वस्तु होती है तो वस्तु कोई भाववाचक संज्ञा में नहीं आती है, इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में। तो मतलब ये जो 27 क्वेश्चन है, मिठाई शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। अगर इसमें भी डाउट हो तो फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि मिठाई तो एक वस्तु होती है ना, उसको देख सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो, सभी चीज़ें होती है, तो फिर वो भाववाचक नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं तो 28वां क्वेश्चन। देखो अगर यूँ रहता मिठास, ठीक है, मिठास, तो मिठास शब्द भाववाचक होती, मीठा शब्द विशेषण है, लेकिन मिठाई शब्द संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर 28वां क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है गद्य शिक्षण में मौनवाचन, पद्य शिक्षण में संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि, प्रयोजन विधि करके सीखना। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित आपको लग रहा है कि ये सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है साथियों। देखो प्रयोजन विधि में करके सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि को माना जाता है। गद्य शिक्षण में मौन वाचन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पद्य शिक्षण है जिसमें कि संवाद लेखन बता रहा है, ये गलत है।
पद्य शिक्षण में संवाद लेखन नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये आपका राइट आंसर रहेगा 28 में। तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथियों। देखिए, तिथि शब्द का उचित बहुवचन है तिथियों, तिथियाँ, तिथियों या तिथियों। तो साथियों जो तिथि शब्द है, तिथि का तिथियों तो नहीं होता है, तिथियों या तिथियाँ। तो साथियों तिथि का जो बहुवचन है वो रहेगा तिथियाँ। ठीक है, यहाँ में क्या लगेगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। विकल्प नंबर 2 सही है, तिथियों नहीं, ना ही तिथियों होता है। तो विकल्प नंबर 2 सही है 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन जिस भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करिएगा उसके लिए, और ये भी हमें बता करके जाइए कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं साथियों। ठीक है, ज़रूर बता करके जाइए ये भी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30 को क्या पूछा जा रहा है आपसे। जिस मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्यांकन की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता। देखो, वह मूल्यांकन का प्रकार जिसमें मूल्यांकनकर्ता के जो विचार है उसका प्रभाव नहीं पड़े मूल्यांकन में, तो उस मूल्यांकन को हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहेंगे। क्योंकि वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, एक ही उत्तर होता है। अब एक ही उत्तर रहेगा तो उसमें क्या होगा साथियों, जो जैसे मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं मेरे अनुसार फिर नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मैं मेरे अनुसार उत्तर नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे विचारों का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ेगा। इसलिए वस्तुनिष्ठता आपके सही आंसर रहेगा। वैधता, व्यावहारिकता गलत है। बहुत से लोगों के माइंड में इस क्वेश्चन के लिए दूसरा विकल्प भी आया होगा, अगर हाँ तो कमेंट करिएगा, बट राइट आंसर इसका तीसरा ही विकल्प रहेगा 30वें क्वेश्चन में। तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे, कैसे लगे? इसके बाद साइकोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, जरूर देखिएगा उसको भी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।